तो दोस्तों कहा जाता है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें अच्छे दिन लाना है, अगर हमें अपना जीवन बेहतर करना है तो हमें लड़ना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है। हमें मेहनत करना होगा, हमें पीछे नहीं हटना होगा, बस हमें जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। और निश्चित तौर पर अगर हम जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो जरूर हम सफल होंगे और जरूर हमारी लाइफ जो होगी अच्छी होगी। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं इसी तरह से मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर पर आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं वे सारे 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दें। और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, बस आप पढ़ाना शुरू कीजिए। चलिए आइए अब बात करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है, मतलब कि कौन सा एक तरह से मैचिंग नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि भारत सरकार, पहला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या स्वशासन की बात की गई है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि कैबिनेट मिशन में क्या संविधान सभा की गठन की बात की गई है। और तीसरा ऑप्शन कहता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या भारत विभाजन की बात करता है। और चौथा ऑप्शन कहता है मार्ले मिंटो सुधार क्या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर इस प्रश्न का जवाब आ रहा है तो फिर दीजिए, नहीं आ रहा है तो तुक्का तो लगाइए ही। बस खाली मत बैठिए और पढ़ते चलिए और प्रयास करते चलिए, निश्चित तौर पर आप जरूर सफल होंगे, मुझे विश्वास है आप सभी लोगों पर। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि अगर देखा जाए तो साइमन कमीशन ने भारत विभाजन की बात नहीं की है, बल्कि अगर देखा जाए तो माउंटबेटन योजना ने इसकी बात की है। माउंटबेटन योजना की बात करते हैं, कल ही हमने आपको बताया था माउंटबेटन योजना के बारे में। माउंटबेटन योजना की बात करते हैं तो माउंटबेटन योजना ने भारत विभाजन की बात कही है। 1947 में यह योजना लाई गई थी लॉर्ड माउंटबेटन साहब के द्वारा। और तभी क्या किया गया था कि भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया, पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया और भारत जहां का रहा भारत वही रहा। तो दोस्तों 1947 में क्या होता है कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाता है। और किस आधार पर पाकिस्तान भारत से अलग होता है दोस्तों, तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान जो होता है भारत से अलग होता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान को दो क्षेत्र मिलता है, एक तो पहला क्षेत्र मिलता है पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा क्षेत्र मिलता है पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि जहां पर भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे उनको एक तरह से पाकिस्तान को दिया गया था कि जहां पर ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है, यानी कि जहां पर ज्यादा मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो क्षेत्र आपका है। तो एक तो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान मिला था पाकिस्तान को, और दूसरा अगर देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान मिला था। आज जो पूर्वी पाकिस्तान है ना वो नहीं है, आज उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 1971 में क्या हुआ था, हमारे देश के सैनिकों ने क्या किया था, पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करा दिया था दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो 1971 में क्या होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। ठीक है, और बांग्लादेश के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। और बांग्लादेश की करेंसी भी अगर उन्हें याद है तब भी बता दें। और एक और प्रश्न है, अगर वे चाहें तो वहां के प्रधानमंत्री के बारे में बता दें कि वहां पर कौन प्रधानमंत्री हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर भी सोचिए एक बार। चलिए मैं आपको बता देता हूं, बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका है।
बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शेख हसीना है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अभी G20 में वो भारत आई हुई थी, अभी G20 में वो भारत आई हुई थी। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर भी प्रयास कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग जरूर प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न ये कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की मध्य में 1932 में 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में क्या प्रावधान था? पूना समझौता में क्या प्रावधान था दोस्तों? पहला ऑप्शन कहता है कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखे जाने की बात कही गई। दूसरे ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई या समझौता किया गया, और निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई या निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई। मतलब दोनों लोगों के बीच में समझौता किया गया। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मुझे पता है कि इस प्रश्न का जवाब मेरे हर एक मित्र दे लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा प्रश्न हमें पहले से ही याद है और ऐसे प्रश्नों का जवाब देने में बिल्कुल भी हमें कठिनाई नहीं होगी। मुझे आता है कि मेरे हर एक मित्र इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में क्या होता है? आरक्षण की बात की जाती है, यानी कि आरक्षण पर समझौता होता है दोस्तों। इसकी कहानी को मैं आपको तब बताऊंगा जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आने वाला हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। एक बार आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार दिखाइए, निश्चित तौर पर मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा कि ये मान के चलिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में लगता है प्रवीण सर ने ही पेपर बनाया हुआ है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन कहता 1866 और दूसरा ऑप्शन कहता 1858 और तीसरा ऑप्शन कहता 1885 और चौथा ऑप्शन कहता है 1875। दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर आप लोगों को पता हो तो ध्यान करिए आप लोग। 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह, यानी कि पहला स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था दोस्तों, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं इसकी कहानी को अगर आप देखें, सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो किसके नेतृत्व में यहां एक तरह से विद्रोह किया गया था? तो मंगल पांडे के नेतृत्व में क्या किया गया था? यह विद्रोह किया गया था। मंगल पांडे दोस्तों किसके समक्ष यानी किसके नेतृत्व में यहां विद्रोह किया गया था? तो मंगल पांडे। और मंगल पांडे जी के बारे में बात करते हैं, मंगल पांडे जी के बारे में बात करते हैं तो मंगल पांडे जी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इन्हें क्या किया जाता है? 8 अप्रैल 1857 को 8 अप्रैल 1857 को क्या किया जाता है? इन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी जाती है दोस्तों। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद क्या होता है? इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार क्या करती है? दबा देती है। जब ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह को दबा देती है तो इसके बाद क्या होता है? ब्रिटिश सरकार क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं दोस्तों, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देती है और सीधे ही ब्रिटेन का मतलब कह सकते हैं सीधे ही ब्रिटेन का कब्जा भारत पर हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट। अभी तक कंपनी के द्वारा भारत पर शासन किया जा रहा था 1857 तक, लेकिन अब क्या किया जाता है कि सीधे ब्रिटेन का शासन भारत पर होगा। ठीक है, और इसीलिए क्या किया जाता है? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और कब नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक और बात मैं आपको बता देता हूं। 1857 की क्रांति के समय मुगलों में कौन शासन था, यानी कि कौन मुगल शासक था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर की बात करते हैं।
बहादुर शाह जफर द्वितीय की बात करते हैं दोस्तों, मुगल शासक के तौर पर देखा जाए तो ए था। ठीक है, बाकी कहानी हम देखेंगे 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम सारी चीजों को और अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में या सुधार में प्रावधानों का सार था। पहला ऑप्शन कहता है कि राज्यपालों को वीटो की शक्ति दी गई। दूसरा ऑप्शन कहता है राज्यों की स्वायत्तता की बात की गई। और तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं प्रांतों में दोहरा शासन की बात की गई। और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। फटाफट आंसर करते चलिए, अगर आ रहा है नहीं आ रहा है तो फिर भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? प्रांतों में दोहरा शासन। दोहरा शासन का मतलब हो जाता है डुअल गवर्नेंस इन द प्रोविंस की बात करते हैं। कहा जाता है कि अब क्या होगा, एक तरह से प्रांतों में दोहरा शासन होगा। दोहरा शासन का मतलब क्या हो जाता है? जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार होंगे। क्या कहा जाता है? राज्य सरकार को उस समय प्रांतीय सरकार कहा गया है। ठीक है, तो जहां पर क्या कहा गया, केंद्र सरकार होगी और एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, यहां पर एक कहा गया था कि अब क्या होगा कि एक तरह से ब्रिटिश सरकार ये कहती है अब हम क्या करेंगे, प्रांतों को ज्यादा स्वायत्तता देंगे, यानी कि प्रांतों को ज्यादा स्वतंत्रता देंगे और केंद्र का जो कंट्रोल होगा वो कम होगा। दोस्तों, केंद्र का कंट्रोल कम होगा। केंद्र क्या करेगी, उन्हीं चीजों पर फैसला लेगी जो जरूरी होगी, जो बातें जरूरी होंगी उन्हीं पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। और नहीं तो क्या होता है कि नहीं तो एक तरह से जो प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार होगी वो क्या करेगी, एक तरह से मेन फैसला वही लेगी। ठीक है, इसकी कहानी को हम आगे जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधान का सार ये था कि प्रांतों में क्या किया जाएगा, एक तरह से दोहरा शासन लागू किया जाएगा। ठीक है, दोहरा शासन का मतलब हो जाता है, मैंने आपको बताया है, डुअल गवर्नेंस इन द प्रोविंसेस। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 में। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में। और तीसरा ऑप्शन कहता है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। और चौथा ऑप्शन कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे ऐसे कितने मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ARRB में एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न के जवाब के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? वो कौन सा अधिनियम था, वो कौन सा कानून था जिसने क्या किया, एक तरह से अगर देखा जाए तो केंद्र में क्या किया, एक तरह से दोहरा शासन प्रणाली को स्थापित किया, यानी कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया एक तरह से। फिर पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935। और दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1991। और तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1989। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र ये सोच रहे होंगे यार आ तो नहीं रहा है लेकिन प्रयास तो कर ही लेता हूं ना। कोई बात नहीं, प्रयास तो कीजिए। एटलीस्ट अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल तो सही होगा ही। ठीक है, देखिए कहीं जाइए नहीं, बस एक एक प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं,
तब तक कुछ होगा नहीं। ठीक है, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म ही फल है, जो कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है। ठीक है, तो कर्म करते चलिए और फल आपको मिलता जाएगा, और फल की चिंता भी मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बातें कही थी महाभारत में। ठीक है, यानी कि एक तरह से जब अर्जुन को एक तरह से वे उपदेश दे रहे थे। चलिए इस प्रश्न के जवाब के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा, एक तरह से अगर आप देखें तो पहला सही हो जाएगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया। तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब स्थापित किया गया दोस्तों? जब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में इस बात की चर्चा की जाती है कि देखिए अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या किया जाएगा, द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया जाएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस अधिनियम में, मतलब वो कौन सा अधिनियम है जिसकी प्रमुख विशेषता ये कहती है कि प्रांतीय स्वायत्तता थी, मतलब प्रांतों को क्या मिला हुआ था, बिल्कुल स्वायत्तता मिली हुई थी। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे ऐसे कितने मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, एक मिनट ये देखिए। चलिए तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं तो इसी में ये प्रमुख विशेषता दी गई थी कि प्रांतों को क्या मिला हुआ था, स्वायत्तता मिली हुई थी, यानी कि वे आराम से सेल्फ गवर्नेंस कर सकते थे, मतलब स्वशासन कर सकते हैं, या कह सकते हैं उन्हें ज्यादा थोड़ा सा फ्रीडम मिल गया था या मिल गई थी दोस्तों। चलिए अब ये बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। देखिए भले ही आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट प्रश्न को तो आप देखते चलिए। अगर आप प्रश्नों को देखते चलते हैं और उसके आंसर को देखते चलते हैं तो निश्चित तौर पर अगर यहां से कभी भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप हर एक प्रश्न को आराम से कर ले जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर देखते हैं तो बहुत ही मन लगा कर देखते हैं और बहुत ही एकाग्र होकर देखते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, मतलब वो कौन सा अधिनियम था जब संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था, तो कौन सा भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। 1909, 1919, 1935 और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, फटाफट। देखिए कुछ लोग तुक्का भी लगा रहे होंगे ना, दिमाग लगा के वे तुक्का लगा लेते होंगे और मुझे पता है कि उनका तुक्का भी सही जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे छात्रों ने देखा कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो है एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इसी अधिनियम में ये बातें की गई होंगी। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास दोस्तों कब किया गया था या किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ऐसा प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न का जवाब दीजिएगा, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बड़ी गर्मी लग रही है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पहला ऑप्शन कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा ऑप्शन कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और तीसरा ऑप्शन कहता है मार्ले मिंटो सुधार 1909, और चौथा ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम। कल हमने आपको बताया था मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। आप लोग बताइए मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे? इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बाकी जिन लोगों को आ रहा है वे इसका आंसर भी दे दें और साथ ही साथ एक तरह से दूसरा जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब दे दें। ठीक है, जल्दी से इस प्रश्न का दोस्तों जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे ऐसे कितने मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं।
तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत में सचिव का पद तब सृजित किया जाता है जब भारत सरकार अधिनियम को 1858 लाया जाता है, यानी कि जब 1857 की क्रांति हो जाती है तब क्या किया जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया जाता है और तभी क्या किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया जाता है और सीधे ब्रिटेन का शासन कह सकते हैं भारत पर हो जाता है और भारत की महारानी विक्टोरिया को क्या किया जाता है, एक तरह से सम्राज्ञी दोस्तों नियुक्त किया जाता है, जो कि आप पहले ही जान चुके हैं। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सॉरी, मैंने तो बता ही दिया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, 1857 की क्रांति में हमने बहुत कुछ बता दिया आपको, अब बार बार इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता है बताना चाहिए। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अगर देखा जाए दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। पहला ऑप्शन कहता है 389, दूसरा ऑप्शन कहता है 409 और तीसरा ऑप्शन कहता है 429 और चौथा ऑप्शन कहता है 505। बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्या जवाब देना है, क्योंकि वे एक तरह से इसमें से हटा सकते हैं कि कौन सा गलत है। वे हटा सकते हैं चारों में से कौन कौन से गलत हो सकते हैं और गलत अगर कोई निकाल लिया तो सही अपने आप से निकल जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों 389 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में कैबिनेट मिशन की योजना के तहत क्या कहा गया कि कम से कम 389 सदस्य होने चाहिए। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 389 सदस्य होने चाहिए दोस्तों, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 1936 में बात करते हैं। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। मतलब कांग्रेस के द्वारा कब वो अधिवेशन किया गया था या कहां पर वो अधिवेशन किया गया था जहां पर क्या कहा गया कि हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। और संविधान सभा की थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तब तक बता देता हूं और अगर आपको जवाब आ रहा है तो दीजिए दोस्तों। देखिए, दरअसल क्या होता है ना, 1934 में क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही अच्छे और बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं वे, ठीक है, जिनका नाम होता है एम.एन. रॉय साहब। कौन होते हैं? एम.एन. रॉय साहब की बात करते हैं। तो एम.एन. रॉय साहब कहते हैं कि देखिए, संविधान बनाने के लिए हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, पहली बार उनके मन में विचार आता है तो पहली बार वे लोगों के सामने अपनी बात को रख देते हैं, बस इतना करते हैं। लेकिन इतिहास में इनका नाम दर्ज हो चुका है कि पहली बार किसके मन में विचार आया था, पहली बार किसके मन में विचार आया था कि संविधान सभा हमारे पास होनी चाहिए अगर हमें संविधान बनाना है। तो दोस्तों, तो एम.एन. रॉय साहब की बात करते हैं तो इनके मन में यह विचार आया था। इसके बाद क्या किया जाता है, इस बात को कांग्रेस महसूस करती है 1935 में। इस बात को क्या होता है कि एक साल बाद कांग्रेस को महसूस होता है कि वाकई में एम.एन. रॉय साहब ने जो बातें रखी हैं वाकई में सही बात रखी है। ठीक है, कि इन्होंने सही कहा हुआ है कि हमारे पास एक संविधान सभा तो होनी ही चाहिए। अगर हम संविधान बनाना चाहते हैं तो हमारे पास संविधान सभा तो होनी ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अब इस बार ब्रिटिश सरकार के सामने ये बात रखी जाती है। किसके द्वारा रखी जाती है दोस्तों? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। अब क्या होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो होती है भारत की सबसे बड़ी पार्टी होती है। देखिए, अब क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बात रखती है कि देखिए, हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार से ये बात रखती है। लेकिन आप तो जानते हैं ब्रिटिश सरकार क्या इतनी अच्छी थी कि जिस बात को कहा जाए और उस बात को तुरंत ही स्वीकार कर ले।
जैसे क्या होता है कि आप जानते हैं कि कई बार हम पिताजी से पैसे मांगते हैं, उस समय बचपन में जब मांगते थे तो क्या तुरंत दे देते थे, और जो जिनका बचपना चल रहा है कई बार क्या होता हम पिताजी से पैसा मांगते हैं, क्या वे तुरंत दे देते हैं? नहीं, इतना अगर दे दे तो फिर हम बर्बाद ही हो जाए। हाँ, तो एक तरह से वे जानते हैं, लेकिन उसी तरह से ब्रिटिश सरकार जानती थी अगर भारतीय लोगों की हर बात अगर हम सुनने लगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब जल्दी ही हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के सामने जब ये बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रखी जाती है कि देखिए हमारे पास एक संविधान सभा होनी चाहिए ताकि हम संविधान का निर्माण कर सकें, लेकिन ब्रिटिश सरकार इस बात को मतलब एक तरह से सुनती है, बस केवल और केवल बस सुन लिया, हाँ भाई ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 3 साल बीतता है और इस बार क्या होता है दोस्तों, इस बार क्या होता है 1938 में क्या कहा जाता है, इस बार क्या होता है 1938 में क्या कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही ओर से नेहरू जी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। अब नेहरू जी इस बात को ब्रिटिश सरकार से कहते हैं कि देखिए हमें संविधान बनाना है और इसके लिए हमारे पास संविधान सभा होनी चाहिए, इसकी आप हमें इजाजत दीजिए। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, इस संविधान सभा में हम किसी भी बाहरी लोगों को नहीं रखेंगे, यानी कि बाहरी लोगों का कोई इंटरफेयर इसमें नहीं होगा। हमारे संविधान सभा में केवल और केवल हमारे भारतीय लोग होंगे और कोई भी नहीं होगा। तो ब्रिटिश सरकार इस बात को सुनती है क्योंकि इस बार एक ऐसा नेता कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए कि एक ऐसा नेता कह रहा है जिसकी छवि काफी ठीक ठाक है ब्रिटिश सरकार के सामने। ठीक है, तो नेहरू जी के द्वारा जब ये बात रखी जाती है तो ब्रिटिश सरकार सोचने पर कहीं ना कहीं एक तरह से आगे चलकर मजबूर हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है 1940 में क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार इस बात को स्वीकार कर लेती है कि ठीक है आप संविधान सभा बनाइए। और जब क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार इस बात को स्वीकार कर लेती है तो इसे क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस नाम से जाना गया, अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया 1940 में। आगे चलकर चुनाव होता है दोस्तों, फिर क्या होता है संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है। देखो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं थोड़ा से कुछ बातें क्योंकि आगे इससे संबंधित क्वेश्चन है। देखिए फिर क्या किया जाता है, 9 दिसंबर की बात आती है, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर की बात आती है और संविधान सभा की पहली बैठक की बात की जाती है। कब, संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा की बात करते हैं तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, फर्स्ट मीटिंग कब होती है, तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है तब क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना जाता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो वरिष्ठतम के रूप में अगर देखा जाए सबसे वरिष्ठ व्यक्ति यही होते हैं, तो इन्हें क्या चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसे चुना जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं तो इन्हें चुना जाता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया और बाकी मैंने बोल दिया। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना जाता है जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 1946 में। उसके बाद क्या होता है, देखिए अब अस्थायी अध्यक्ष कोई बना हुआ है तो आप सोचिए एक बार, हमें संविधान बनाना है, लगभग 1-2 साल लगने वाला है, तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं स्थायी अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक की जाती है, कब